नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। दर्शकों, प्रति हफ्ते हम अपने द्वीप समूह के महान शख्सियत से आपको इस कार्यक्रम में रूबरू करवाते हैं और आज ऐसी एक महान शख्सियत जो द्वीप समूह के सफल उद्यमी हैं या सफल व्यापारी हैं, उनसे मुलाकात करवाएंगे। चलिए चलते हैं। दर्शकों, सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे हम कई रूप से परिभाषित कर सकते हैं। दर्शकों, सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, संकल्प और धैर्य की आवश्यकता होती है और हर व्यक्ति के जीवन में सफलता की अपनी ही एक अलग परिभाषा होती है। सफलता पाने के लिए अच्छी सोच और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, जिससे आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज एक मुलाकात कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट डॉक्टर के चंद्रशेखर जी से। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम, नमस्कार। आपके दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार जी। तो सबसे पहले हम आपको जो है एसीसीआई के अध्यक्ष बनने और अपने इस कार्यभार को संभालने के लिए हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देते हैं। धन्यवाद मैम जी। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पद तक पहुंचने में आपका अनुभव कैसा रहा? इस पद तक पहुंचने से पहले मैं अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्ट्री बता देना चाहता हूं। जी जी। ये 1962 में रजिस्टर्ड हुआ एक बिजनेस कम्युनिटी का एसोसिएशन है। छोटा सा एसोसिएशन शुरू किया था 15 लोगों से। ये 1962 में बाबूलैंड में एक रेंटेड रूम पे चालू किया था। वहाँ से इसकी सफ़र तय हुआ, बाद में मेंबर्स बढ़ते गया। तो इसमें हर देश के जो डेमोक्रेसी है वो सिस्टम में इलेक्शन होता है, जो आउट ऑफ द मेंबर्स से इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन के द्वारा प्रेसिडेंट और बाकी ऑफिस बेरर्स का इलेक्शन किया जाता है। तो ये हर चैम्बर प्रेसिडेंट का टेन्योर या ऑफिस बेरर्स का जो एक टर्म होता है, पीरियड 2 साल का होता है। तो मेरे को सर्वसम्मति से बिना इलेक्शन का नियुक्त किया गया 24-26 ये 24 दिसंबर को लिया, 26 दिसंबर, तो 2 साल का टेन्योर है। ये एक्सटेंडेबल टू अनदर 2 years। ये अगर सारे सर्वसम्मति से होगा तो मैक्सिमम आई कैन होल्ड द पोस्ट फॉर 4 years ओनली। तो उसके बाद में फिर एक नया शख्सियत आएगा, उसको मिलेगा। इस बार मेरे को चुना गया है ये प्रेसिडेंट बनने के लिए, और इस प्रेसिडेंट बनने के लिए मैं करीब 30 साल से चैम्बर्स का मेंबर हूँ। चैम्बर्स का विभिन्न पदों में काम किया है, एग्जीक्यूटिव मेंबर से लेके ऑफिस बेयर से लेके वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैं लास्ट टेन्योर था। उसके बाद मैं इस पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ हूँ। जी, आपको बहुत बहुत ही मुबारकबाद दूरदर्शन परिवार की ओर से एक बार फिर कहना चाहेंगे। धन्यवाद। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एसीसीआई के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे भविष्य में, और आप क्या प्राथमिकताएं देना चाहेंगे आगे चैम्बर का जो है तरक्की हो इसके लिए? चैम्बर का मेन मकसद है कि बिजनेस कम्युनिटी और ओवरऑल अंडमान के लोगों का भला के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनका जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करना। चैम्बर का एक मकसद ये भी है कि एसेंशियल कमोडिटीज यहाँ कभी कोई कमी ना हो और उसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कोई रेट वोट पर ना हो, ये कम्पिटिटिव प्राइस में बिके। इसमें चैम्बर लगातार उसमें ध्यान रख रहा है, उसमें मॉनिटर कर रहा है। जैसे एसेंशियल आइटम में हम हर चीज़ के लिए चेन्नई या कलकत्ता से या विशाखापट्टनम से डिपेंडेंट है। तो हर शिपिंग कंपनी के साथ में टाई अप किया हुआ कि हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ को प्रायोरिटी में लिया जाए, कलकत्ता से ले या वैजाग से ले या चेन्नई से ले। उसमें जो भी दिक्कतें आता है तो हम कंसर्न गवर्नमेंट और कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के साथ में टेकअप करता है कि हमारा एसेंशियल आइटम्स है, जो लाइफ सेविंग आइटम्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी आता है, तो इसको कभी भी प्रायोरिटी पे डिस्पैच करना है। और यहाँ में भी कोई स्टॉक ना करके, ब्लैक मार्केटिंग करके, कभी आपको सुनाई नहीं दिया होगा कि कभी आपको खबर नहीं आया होगा कि रेट एबनॉर्मली हाई हो गया। कोई एबनॉर्मली कोई आइटम का हाई होता है तो ये मेलन में हाई होने से उसका खाली हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और एक मिनिमल मार्जिन बना के इसको एसेंशियल आइटम्स को बेचता है। तो इसमें चैम्बर का बहुत बड़ा योगदान है। जी, चंद्रशेखर जी, चैम्बर के बारे में ही जानना चाहेंगे कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के जो बिजनेस डेवलपमेंट में आपके जो इस चैम्बर का क्या योगदान रहा? बिजनेस डेवलपमेंट में हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चों को जो भविष्य, यहाँ में तो कोई लार्ज इंडस्ट्री नहीं है, कोई आईटी कंपनीज नहीं है, कोई बीपीओस नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा ये है, सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड है, हमारे बच्चे गवर्नमेंट नौकरी पर डिपेंड है, प्राइवेट जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है करके। तो हम चाहते हैं कि हर आदमी को
एम्प्लॉय ना बना के एम्प्लॉयर बनाएं। जी। तो उसमें जो सहायता उनको एम्प्लॉयर बनने में, कोई एस्टेब्लिशमेंट को सेटअप करने में जिस किसी का भी मदद की ज़रूरत है, एज चैम्बर प्रेसिडेंट जो करना सकेगा, जो कर पाएगा प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से उनको जो भी मदद दे सकता है हम देने के लिए तैयार रहता है। इवन कोई अगर यंग जनरेशन का बच्चे आगे आता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई सेटअप करना चाहता है, कोई भी एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए जो यहाँ ट्रेनिंग है, नहीं तो हमारे जो अफिलिएटेड एसोसिएशन है जैसे CI, फिक्की या भारत चैम्बर्स, इनके थ्रू हम इंडस्ट्री में इनको ट्रेनिंग भी कराने का प्रावधान कर सकते हैं। जी जी। जब व्यापार की बात करें या बिजनेस की बात करें तो हमारे द्वीप समूह में बिजनेस के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं? यहाँ हमारा पॉपुलेशन बहुत ही लिमिटेड है जी। तो यहाँ अपार संभावना है बिजनेस का। जो संभावना है ये टूरिज्म और फिशरीज ज़्यादा मेरे को नज़र आ रहा है जी। इसके अलावा माइक्रो स्केल पे जो इंडस्ट्री है, छोटा छोटा जो शेल बेस्ड या वुड बेस्ड इंडस्ट्री है, उसमें भी काम किया जा सकता है जी। तो यहाँ टूरिज्म में और फिशरीज में बहुत ज़्यादा स्कोप्स दिखता है जो कि हम लोग अनटेप्ड है। तो अभी उसको टेप करने के लिए इस बजट में भी आपको दिखाई दिया होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर फिशरीज में अंडमान का पर्टिकुलरली नाम लिया गया कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में अपार संभावना है जो फिशिंग का। जी। तो मैं अपने युवा साथियों से, युवाओं से आग्रह करूंगा कि वो प्रोजेक्ट ले आए, स्टडी करें, उनको क्या सहायता की ज़रूरत है। एज चैम्बर से हम उनको बेसिक ट्रेनिंग करा सकते हैं कि कोई इंडस्ट्री में डिपोट करा सकता है, वो उनको वहाँ उनको एकोमोडेशन और रहने का, ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करा सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में टाई अप करा सकता है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है जिसमें कि बिना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी का भी लोन दिया जाता है नया सेटअप के लिए। तो उस सब में हम मदद करने के लिए तैयार है। हम अपने एक युवा मोर्चा भी बनाया हुआ, हमारा यूथ वीक के नाम से जानता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उसमें भी करीब 70-80 मेंबर्स है। उनका रेगुलर मीटिंग होता है, उनके द्वारा प्रमोट किया जाता है इसको। जी जी। चंद्रशेखर जी, हमारे द्वीप समूह में टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री को जहाँ तक इस बजट का बात कहें तो 50 लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया। 50 लोकेशन को टूरिज्म डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड आएगा, उसमें हम उम्मीद करता है कि अंडमान का भी 1-2 लोकेशन जरूर होगा। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उनको प्रपोज करना है, तो उससे क्या हाई वैल्यू टूरिस्ट आएगा यहाँ, हाई वैल्यू टूरिस्ट है। तो हाई वैल्यू टूरिस्ट का आने से क्या है ना कि उसका लोकल इकोनॉमी में बहुत असर पड़ता है। वो उनका स्पेंडिंग कैपेसिटी, जो खर्च करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस दिशा में काम कर रहा है। प्रशासन भी बहुत सारे इसमें स्कीम ला रहा है। कोई 14 आइलैंड को अभी लोग PPP मोड पे इन्वेस्टर को इन्वाइट कर रहे हैं, तो अभी प्रोसेस में है, फाइनल स्टेज में है, बहुत जल्दी टेंडर आ जाएगा। तो आने से उससे क्या है कि एक बड़ा बिग ब्रांड आने से उसके पीछे में छोटा ब्रांड से बहुत अच्छा फल फूल लेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हैवलॉक में ताज आया, तो उधर ताज का आने से वो जो जितनी होटल है उनका सेटअप चेंज हो गया। वो लोग भी अपने आप को थोड़ा अपडेट करके ताज के बराबर नहीं आए, तो भी उनका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ गया, उनका क्वालिटी बढ़ गया, स्टैंडर्ड बढ़ गया, गेस्ट का स्टैंडर्ड बढ़ गया, होटल का स्टैंडर्ड बढ़ गया। इस तरह अभी 14 आइलैंड में अगर PPP मोड में अगर बड़े इंडस्ट्रीज आएगा, जो होटलेस इंडस्ट्रीज आएगा, तो उससे हम लोग को आइलैंडर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों किस्म का एम्प्लॉयमेंट उसमें जनरेट होता है। चंद्रशेखर जी, जब बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर 2 सेक्टर है, एक इंडस्ट्रीज है और दूसरा बिजनेस। तो इनको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, हर बिजनेस का हो उसका एक चैलेंज तो रहता ही है, बट हम ये आपको आश्वासन दे सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू मेलन यहाँ चैलेंज कम है, यहाँ कंपटीशन कम है, और यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता करके एक दूसरे को हेल्प करने में हमेशा आगे रहता है। तो यहाँ सेटअप करने में, लोकल एंटरप्रेन्योर को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। कुछ क्या नाम है, प्रशासन की तरफ से भी हम लोग चंद मिनटों में ही हम किसी भी सेक्रेटरी से, IAS से मुलाकात कर सकते हैं, तो जो कि बड़े शहरों में या बड़े राज्यों में नहीं हो सकता वाला। तो इसीलिए मेरा अपना मानना है कि ये एक ऐसा सही जगह है कि यहाँ में ग्रोथ का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है। जी, जैसे कि चंद्रशेखर जी, अभी आपने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यूथ
नाम से भी एक मतलब जी। उनके भी उसमें सदस्य हैं 70-80 जी, लोग हैं जी। उसमें। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेंबर्स की पहल के लिए क्या किया जा रहा है? मेंबल कुछ भी नहीं, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, उसका पैन कार्ड चाहिए, उसका एक बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट चाहिए और जीएसटी एप्लीकेबल है तो जीएसटी रजिस्टर्ड चाहिए हुँ, और वो अपना एप्लीकेशन दे सकता है। हम उनका वेरिफिकेशन करा देते हैं, ये सच में एस्टेब्लिश्ड है हुँ, या खाली कागज़ पे है, तो कागज़ पे है जी। तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जो हुँ, एस्टेब्लिश्ड है उसको हम मेंबर में लाते हैं। मेंबर में लाने के बाद में उनको हर किस्म का सहायता जो एज़ बिज़नेस कम्युनिटी को दे सकता है, जी, एक्सेप्ट मॉनेटरी सहायता की छोड़ के बाकी सारे सहायता देने के लिए चैम्बर तत्पर रहता है। चैम्बर में करीब-करीब 11 ऑफिस बेयरर्स हैं जी। और 20 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं हुँ, और जो पास्ट प्रेसिडेंट है जो भी है वो लाइफ लॉन्ग मेंबर है। एक बार हम प्रेसिडेंट बन गया तो इसके बाद भी हम इसका लाइफ लॉन्ग एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहेगा। जी। तो जब भी महीना में एक मीटिंग कंपलसरी, इसके अलावा भी हर हफ्ते 10 दिन में मीटिंग करते रहता है। जिस किसी को भी जो भी तकलीफ़ है वो चैम्बर में आने से उसको परस्यू करता है, टेकअप करता है, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से जी, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जी। चंद्रशेखर जी, विकास के लिए जो है भारत सरकार कई सारे स्कीम्स जो है लॉन्च करती है। लेकिन जब प्रशासन और सरकार दोनों की बात करें तो हमारे द्वीप समूह में व्यापार या बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए क्या मदद किया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है मैडम, मुद्रा लोन स्कीम है, जी। स्टार्टअप लोन स्कीम है, हुँ, ये सब बिना कोलेटरल सिक्योरिटी का है। हुँ, ये मुद्रा लोन में पहले 10 लाख रुपए का था, ये बजट में उसको 25-26 का बजट में इसको 20 लाख कर दिया गया है। जी। तो ये 20 लाख रुपए से एक छोटा सा मुद्रा लोन के तरह हुँ, स्टार्टअप कर सकता है। ये मैक्सिमम अमाउंट है, वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में जी। लोन अप्लाई कर सकता है। उसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मांगेगा कि आप ज़मीन ले आओ, कोई गारंटर ले आओ, ये नहीं है। उनका प्रोजेक्ट बेस्ड उनको फंडिंग करेगा। जी। तो इससे ये है कि अभी इस बजट में एक बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है कि जो होम स्टे है उसको भी इसके अंतर्गत लाया गया है मुद्रा लोन के अंदर। आपके जी। पास छोटा सा एक मकान है या 200 स्क्वायर मीटर ज़मीन है तो आप 6 रूम 20 लाख रुपए का लोन लेके उसको होम स्टे में कन्वर्ट कर सकता है। जी। होम स्टे में कन्वर्ट करने से वो आपको एक एम्प्लॉयमेंट और एक जीविका का साधन बन जाता है। जी। तो उसका स्कोप भी अच्छा हो गया। जी। और सबसे आसान तरीका ये है कि उसमें कोई आपको गारंटर नहीं चाहिए। हुँ, बाकी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपको कोई लोन देगा जी। तो उसको कोलैटरल सिक्योरिटी ज़मीन वगैरह मॉर्गेज करना पड़ता है और कोई गारंटर भी गारंटी देना पड़ता है। जी। तो ये उससे मुक्त रखा गया। इसके अलावा जो स्टार्टअप है इसको अभी 5 से बढ़ा के 10 किया, 10 से बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। 20 करोड़ में तो अच्छा खासा एक इंडस्ट्री बैठ सकता है। जैसे एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंदर में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ये माइक्रो मीन्स 1 करोड़ रुपया तक का आपका जो इन्वेस्टमेंट है जी। उसको माइक्रो में रखा गया है और जो 50 करोड़ तक का उसको मीडियम में रखा गया है। स्मॉल को 10 करोड़ तक का रखा गया है जिसका इन्वेस्टमेंट जी। टर्नओवर करीब 50 करोड़ वाला 500 करोड़ रुपये का था टर्नओवर, तो वो बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल ही अंडमान को देखा जाए तो ये लार्ज स्केल ही माना जा सकता है। हुँ, ये स्कीम को अवेल करना चाहिए, इसको यूथ और जनता के बीच में ये स्कीम को फैलाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। जी। अवेयरनेस की कमी है तो इसमें मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट इसको असिस्ट करता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एमएसएमई डिपार्टमेंट यहाँ फंक्शन कर रहा है, एक जी। असिस्टेंट डायरेक्टर, उनके संपर्क में रहने से वो बहुत सारे जो स्कीम्स के बारे में उनको एक्सप्लेन करेगा। जहाँ कहीं में भी उनको दुविधा आता है तो चैम्बर का ऑफिस सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। उसमें एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो एम्प्लॉई है, उसके अलावा 4 एम्प्लॉय वहाँ में परमानेंटली काम कर रहे हैं, हुँ, तो वो उनको सहायता देगा। उसके बाद में वो जो भी उनका रिप्रेजेंटेशन देगा वो मैनेजमेंट के सामने रखेगा। अगर उस लेवल में सेटल नहीं हुआ तो हमारे लेवल में हम टेकअप करेंगे। जी। चंद्रशेखर जी, 1 फरवरी को 2025 को जो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। जी। तो इसमें जो है फिशरीज सेक्टर को अच्छा खासा बजट अलॉट किया गया था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बजट से हमारे द्वीप समूह में जो विकास दर है वो कितना बढ़ जाएगा और क्या संभावनाएं होंगी? मैडम ये फिशरीज़ का जहाँ तक क्या नाम है अंडमान से संबंधित है, अंडमान में जो फ़िश अवेलेबिलिटी है, जी। मेरे हिसाब से ये देश का 1/4 फ़िश हमारे अंडमान सीज में अवेलेबल है जो उसको हम कैच नहीं कर रहे हैं। जी। तो इसको टेक्नोलॉजी के साथ में लाना पड़ेगा। खाली हम लोग का फिशरमैन कम्युनिटी जो है, जो कन्वेंशनल तरीका से जाल से या डोंगी से जाके वो पकड़ता है, उससे उतना हम लोग
फिश को कैच नहीं कर पा रहे हैं जितना हम लोग पकड़ सकते हैं, जितना अवेलेबिलिटी है। हम्म, तो इसको अभी टेक्नोलॉजी लेके आके डीप सी फिशिंग को या इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने से जी। यहाँ एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू दोनों का, इवन गवर्नमेंट को भी इससे रेवेन्यू जनरेशन करने का, फॉरेन डॉलर्स कमाने का एक जरिया बन सकता है। इस पे ऊपर में करीब 3-4 साल से काम कर रहा है। एक फिशरीज़ का इन्वेस्टमेंट मीट भी किया गया एडमिनिस्ट्रेशन और फिशरीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नवंबर में शायद हैवलॉक में इसका एक बिजनेस मीट किया गया था। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पार्टीज आया था, उन लोग इंटरेस्ट किया। ये ग्राउंड रियलिटी पे आने के लिए कुछ समय लगेगा, बट हम उम्मीद करता है कि ये धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम लोग को यहाँ में एक लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरेन करेंसी का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आने से उसमें ये होगा। अभी आज के डेट में करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए का सी फूड एक्सपोर्ट हो रहा है। ये करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है जी। अगर हम अपनी पोटेंशियल के हिसाब से करने से। ये हम 60,000 जो बोला पूरा नेशन का बताया, अंडमान से तो बहुत ही कम है। अभी हम खाली कन्वेंशनल मेथड से कर रहा है, बट पीपल्स आर वर्किंग ऑन दैट, उस फील्ड में भी काम कर रहा है। ये आने वाले कुछ वर्षों में हम उम्मीद करते हैं कि ये फिशरी सेक्टर अच्छा बूम करेगा, जी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा और हमारे बच्चों को एम्प्लॉयर भी बनाएगा, एम्प्लॉय बनने के बजाय एम्प्लॉयर बनाएगा इसमें सेक्टर में। जी, ये सेक्टर बहुत अच्छा भी है, खासकर हमारे द्वीप समूह के लिए अगर कहा जाए तो। जी, जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो हम महिलाओं के लिए कहना चाहेंगे कि महिलाओं के विकास के लिए, उनके जीवन के विकास के लिए भी सरकार बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती है। तो इस बार जो है इस महिलाओं के लिए जो बजट आवंटित किया गया है, क्या हमारे द्वीप समूह की जो महिलाएं हैं उनके विकास के लिए, उनके जीवन के लिए कितना बेहतर हो सकता है ये? महिलाओं के बारे में चैम्बर भी बहुत सालों से कोशिश कर रहा था। इस बार ये मेरे टेंडर में एक सक्सेसफुल कदम उठाया कि हमने एक महिला विंग को भी जनरेट किया है जी। इसमें करीब अभी 25 मेंबर्स को हमने इन्वॉल्व किया, 25 बिजनेस वुमेन को, ऐसी महिला नहीं, बिजनेस वुमेन्स को किया है। उनमें अभी महिला प्रेसिडेंट को भी लिया, वाइस प्रेसिडेंट लिया, महिला का जनरल सेक्रेटरी भी लिया है। तो अभी ये लोग उस पर काम कर रहा है। जब तक कोई भी देश का महिला आगे नहीं आएगा, क्योंकि आधा आबादी है, जब तक वो आगे महिलाओं को आगे नहीं करेगा तो हम प्रगति के राह पे नहीं चल सकते हैं। तो इस विषय पे पिछले कुछ वर्षों से ही काम चल रहा है। तो उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारी चैम्बर्स भी उसमें काम कर रहा है। महिलाओं को बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर में आगे लाने के लिए हर किस्म का प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहा है। तो महिलाओं का फ्यूचर भी हमको लगता है कि अंडमान में अच्छा ही होगा। आने वाले कुछ वर्षों में हमको आपको दिखाई देगा जो लखपति दीदी जो प्राइम मिनिस्टर का वर्जन है, तो हम यहाँ लखपति क्या करोड़पति दीदी बनाने के और अग्रसर हैं। जी जी। चंद्रशेखर जी, जब बात करें रोज़गार की, तो हमारे द्वीप समूह में यह एक समस्या तो है रोज़गार की, लेकिन हम व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो रोज़गार के अवसर, शायद बेरोज़गारी जो है ये मिट सकती है। डेफिनेटली इसका एक डेफिनेशन होता है ना कि हमारे यहाँ अभी तक क्या होता था कि कुछ वर्षों पहले तक का हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय है, अदरवाइज आई एम नॉट एन एम्प्लॉय, हम बेरोजगार मानता था जी। चंद्रशेखर को भी लोग बेरोजगार मानता है क्योंकि मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है जी। तो उसका परिभाषा को चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, दुनिया का किसी भी गवर्नमेंट, भारत सरकार हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, अपनी पॉपुलेशन का 10 से 15% को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे सकता है जी। बाकी सरकार का काम है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देना, अपने लोगों को एम्प्लॉयर बनाना जी। तो उनका दिशा में काम कर रहा है। इसके अंतर्गत में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा स्कीम, ये सारे स्कीम को लाया गया है। मेक इन इंडिया बहुत ही सक्सेसफुल वे में चल रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा दायरा बनेगा। और जहाँ तक अंडमान का सवाल है, अंडमान में वेरी रीजनली लास्ट ईयर 1 ईयर के अंदर में करीब 5,000 बच्चों को सरकारी जितना खाली पद था सब में भर दिया है जी। उसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो प्राइवेट सेक्टर जिसमें टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म में होटलियर्स भी आ जाता है, ये मिला के हम लोग करीब 50,000 लोगों को अभी एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है जी। अभी आज के डेट में पोर्ट ब्लेयर में जो चैम्बर्स के एफिलिएटेड मेंबर्स के पास में एम्प्लॉई अगर देखा जाए तो 50,000 है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला 5 साल में हम ये जो 50,000 एम्प्लॉयमेंट को 1 लाख एम्प्लॉयमेंट का ये देना चाहता है कि वो, ताकि जो बच्चों को एम्प्लॉयर बनाने के लिए जो भी छोटा सा स्केल में स्टार्ट करेगा तो वो एक एम्प्लॉय अपने स्थान में एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देगा जी।
तो उसी संदर्भ में हम सब मिलके काम कर रहे हैं कि हमारे हर बच्चे के हाथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, या वो जॉब क्रिएटर हो, या वो एम्प्लॉयर हो जो कि किसी को एम्प्लॉय रख सके। जी जी चंद्रशेखर जी, हमारा द्वीप समूह काफ़ी सुंदर है, लेकिन जब इन्वेस्टर्स की बात करें तो ऐसा क्या खास बात है हमारे द्वीप समूह में कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे द्वीप समूह में इन्वेस्ट करने के लिए आए, तो वे विशेष अट्रैक्शन क्या है हमारे द्वीप समूह का? देखिए, आपको जैसा पता ही है कि हम लोग मेनलैंड से करीब करीब 1200 किलोमीटर से दूर कनेक्टेड है। जी। हम एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी या भारत का राज्य या संघीय में जो कि हम हमारे पड़ोसी राज्य भारत का ना होकर हमारे पड़ोसी जो है बर्मा, थाईलैंड और कंट्रीज है। इंडोनेशिया हमारी पड़ोसी है, बर्मा हमारा पड़ोसी है, थाईलैंड हमारे पड़ोसी है। तो हम देश में एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका पड़ोसी दूसरा कंट्री है। बाकी आपको कोई भी अगर बंगाल देखे तो उसका बिहार, झारखंड या मेघालय, मणिपुर आता है, वो पड़ोसी है। एक स्टेट का दूसरा स्टेट ही पड़ोसी होता है। तो यहाँ कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए हम लोग को रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो रॉ मटेरियल को मेनलैंड से लाना है, फिर यहाँ सेटअप करना है, फिर इसको प्रोडक्शन करके इसको खपत भी, यहाँ मार्केट बहुत छोटा मार्केट है, इसको वापस वहाँ ले जाना है। इसीलिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा नहीं। यहाँ में एक ही स्कोप्स है। अब टूरिज्म में आप बिग इन्वेस्टर को ला सकता है, उसमें प्रशासन काम कर रहा है पीपीपी मोड पे, जो कि ज़मीन सरकार का रहेगा, सरकार को एक रेंट देगा ज़मीन का, वो अपना डेवलप करेगा, 30 साल, 60 साल, 90 साल का लीज पे देगा। तो उसमें इन्वेस्टर को यहाँ में इन्वेस्टमेंट करने से उनका भी अच्छा आमदनी होएगा इन्वेस्टमेंट का, और यहाँ लोकल जो लोगों का जीवन स्तर है वो भी ऊंचा उठेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। इस सिलसिले में लास्ट दिसंबर में एक अपना ग्लोबल परिवार नाम से एक एसोसिएशन है, जिसमें कि करीब 156 बिग बिजनेसमैन का ग्रुप है। उन्होंने यहाँ एक कन्वेंशन किया था चिड़िया टापू में, जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर दिलीप कुमार जोशी साहब चीफ गेस्ट थे। तो उनके सामने बहुत सारे प्रस्ताव रखा। एलजी साहब ने भी उनको स्वागत किया, उनको अंडमान के डेवलपमेंट के बारे में बताया कि हमारे पास ग्रेट निकोबार आइलैंड जो कंटेनर टर्मिनल है, जो कि एक नेचुरल पोर्ट वहाँ है 20 मीटर ड्राफ्ट का, जो आज इंडिया में किसी के पास भी नहीं है, कोई भी लोकेशन पे नहीं है, वो बन रहा है, वो भी पीपीपी मोड पे है। उसके बाद वहाँ पे एक इंटरनेशनल टर्मिनल आएगा, जिसको कि 2 लेन रनवे, एक टैक्सी ट्रैक, एक अप्रोन, इस हिसाब से उनको सर्वे किया गया है। उसका डीपीआर बन के गया हुआ है। जैसे ही कैबिनेट नोट अप्रूव होगा तो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कैम्बलवे में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। पोर्ट ब्लेयर में भी एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रपोजल फाइनल स्टेज पे है। ये हमारे यहाँ ये बिडनाबाद से लेके कोडेघाट के बीच में है। ये भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, 2 रनवे, एक टैक्सी ट्रैक, एक अप्रोन के साथ में। तो उसमें भी सरकार की मंशा है कि इसको भी हम पीपीपी मोड में इनवाइट करें। तो ये भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में डीपीआर फाइनल स्टेज में है। तो एलजी साहब ने बताया कि ये बहुत जल्दी इस पे काम करेगा। इसके अलावा 14 आइलैंड्स के ऊपर में भी पीपीपी मोड पे टेंडर आने ही वाला है। तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा है डेवलपमेंट के लिए। हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखता है, और ये सरकारें अपने हिसाब से करता आ रहा है। हम तो यहाँ बोन एंड बॉटम पे देखा है कि हम लोग के पास में रोड नहीं था, अब रोड्स आ गया। हमारे पास अस्पताल नहीं था, अस्पतालें आ गया। हमारे पास स्कूल्स नहीं था, स्कूल्स आ गया। हमारे पास पावर जनरेशन, ये पावर जनरेशन एक बहुत बड़ा इश्यूज है। अभी हम लोग डीजल जनरेटर पावर से काम कर रहे हैं, उसका भी गवर्नमेंट ने उसमें बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अभी कुछ करीब 10 या 15 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया हुआ है। इसके अलावा अभी हम लोग न्यूक्लियर प्लांट की तरफ में और LNG प्लांट की तरफ में भी डीपीआर बन रहा है। तो LNG प्लांट आने से ये जो कॉस्ट है प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो उस पर भी अभी बम्बू फ्लैट में कोई एक LNG प्लांट और कैम्बलवे में एक LNG प्लांट का प्रपोजल एक फाइनल स्टेज में है। जी चंद्रशेखर जी, ये तो हमने आपके चैम्बर के बारे में बात की, आपकी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की, पर अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। मैडम, यहाँ मैं तो बोर्न एंड बॉटअप है जी। ये इधर पास में गांव है कालीकट, यही में मेरे पेरेंट्स माइग्रेट हुए थे 1956 में केरला से यहाँ।
वो लोग अपने से आया, कोई गवर्नमेंट स्कीम में नहीं आया था। हम्म, तो हमारी स्कूलिंग वगैरह यही हुआ है। हम भाग्यशाली है कि जब हम पढ़ता था तो कालीकट में एक प्राइमरी स्कूल होता था, वो एकमात्र स्कूल था जिसमें कि मलयालम मीडियम में पढ़ाई होता था। जी। तो मेरी मातृभाषा मलयालम है, तो हमने 5वीं तक की अपनी पढ़ाई जो है मलयालम मीडियम में किया। मेरे पास आउट के बाद में वो बंद हो गया, वो इंग्लिश मीडियम हो गया। जी। तो उसके बाद हम लोग को स्कूलिंग जो है उसके आगे स्कूल एंड स्कूल पे जाता था, जो मिडिल स्कूल होता था, तो मिडिल स्कूल से आगे बॉयज़ स्कूल जाना पड़ता था। बॉयज़ स्कूल से आगे हमारे JNRM कॉलेज था, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएटेड था। जी। तो हमारा पूरा जीवन यही अंडमान में ही गुजरा है। तो स्कूलिंग भी यही हुआ है, कॉलेज भी यही हुआ है। मदर भी एक्सपायर हो गया, फादर भी एक्सपायर हो गया। मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक छोटा भाई है। छोटा भाई वापस केरला सेटल हो गया। जी। तो मेरे बारे में बताऊं तो मैं करीब 87 से 8 साल सरकारी नौकरी किया था। जी। लेकिन नौकरी में अपना मन नहीं लगा। जी। कि मेरे को ऐसा लगता था कि हम नौकरी अल्टरनेटिवली सर्वेंट ही है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, यू विल बी कॉल्ड एज ए सर्वेंट। और इसमें जो हम करता है वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, हम किसी और के लिए कर रहे हैं। जी। तो ये 8 साल में ही मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये छोड़ के कुछ अपना करना चाहिए। जो अपने लिए करने में जो आनंद होता है, या अपने साथ में 2 एम्प्लॉय को रखने के लिए जो आनंद होता है, वो सरकारी नौकरी पे नहीं आया। तो मैंने बहुत जल्दी नौकरी छोड़ दिया। जी। छोड़ने के बाद में अपना एस्टेब्लिश स्टार्ट किया। स्ट्रगल तो बहुत था, पर भी हिम्मत साथ दिया फैमिली लेकिन का। आपको मोटिवेशन कहाँ से आया? क्योंकि एक सरकारी नौकरी छोड़कर बिजनेस लाइन, मतलब नई से शुरुआत करना बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए। ये डेफिनेटली मैडम एक चैलेंज था। जी। वैसे क्या नाम है, फैमिली से सब इसके अगेंस्ट में था कि नई नौकरी नहीं छोड़ना। सरकारी नौकरी में क्या है कि एक लिमिटेड सरकार का नौकरी, मेरे हिसाब से पूछो तो सरकार की नौकरी में आपको भूखा मरने नहीं देगा, आपको कभी अमीर बनने नहीं देगा। जी। परिवार से सपोर्ट ना होने के बावजूद भी मैं एक डिसीजन ले लिया, रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। जी। क्योंकि परिवार बोलते थे कि आप 20 साल का नौकरी करेगा तो आपको पेंशन मिलेगा, तो आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। जी। हमने बोला नहीं, लाइफ अपने आप से सिक्योर करना ज़्यादा बेटर है। तो मैं अभी भी अपने सारे साथियों को या युवाओं को, जब भी जो मंच में मेरे को बुलाया जाता है, उस पर यही बोलता है कि आप नौकरी पे डिपेंड मत हो, आप एम्प्लॉयर बनो, एम्प्लॉय मत बनो। जी। एम्प्लॉयर आप मेरी नज़रों के सामने देखा है तो हमने करीब करीब 70s के दशक से देखा है, जो एक ठेला लगाता है वो आज स्टार होटल में बैठा हुआ है। एक चाय दुकान बनाया हुआ है तो वो भी अपना बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट किया है। किसी को निचला स्तर से और निचला जाता हुआ मैंने देखा नहीं है। मेरी अंडमान में जितनी साल की, ये 50 साल का लाइफ में हम देखा है कि हर आदमी अपने हिसाब से ग्रो किया है। बट आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप बहुत बड़ा ग्रो करें। बट एक सेल्फ सफिशिएंट, एक आनंदमय जीवन जीने के लिए पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। आप ज़रूर सफलता मिल सकता है हार्ड वर्क करने से। जी। जब चैलेंजेस की बात करें तो जब बिज़नेस के बारे में आपने सोचा, स्टार्टिंग समय था, तो क्या-क्या चैलेंजेस आए और उसका सामना आपने कैसे किया? मैडम, ये कि हम आपको बताया ना कि पोर्ट ब्लेयर एक ऐसा जगह है ना कि आप कोई भी नया स्टार्टअप करने से आपका अगल बगल वाले आपको पूरा सपोर्ट ही करता है। तो हमने छोटा सा एक ट्रेडिंग इंडस्ट्री से शुरू किया था, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन में चला गया, उसके बाद ऑटोमोबाइल में चला गया, उसके बाद में हमने हार्डवेयर ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट किया। जी। उसमें बहुत सारे कंपनियों का डीलरशिप वगैरह लेके हमने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। हालांकि यहाँ एक लिमिटेड टर्नओवर का ये मिलता है, इसीलिए हमने 4-5 सेक्टर को चूज़ किया है। जी। तो उसमें अपना अच्छा खासा सेटिस्फाइड ये है। आज के डेट में हमारे पास डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मोर देन 100 एम्प्लॉयज़ जो है मेरे पास काम करता है, जिसका कि EPF भी करता है, उनका भी जो गारंटीड ये देना है, स्कीम देना है, वो सारे स्कीम देता है। और अपने आप में एक संतुष्टि है कि मैं एक 100 फैमिलीज़ को चला रहा हूँ, तो वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी तो लगभग मैंने अपने बिजनेस से रिटायर करने का ही मूड कर लिया। एक बेटी है, वो सर्जन है, अभी एट प्रेजेंट लंदन सेटल्ड है। उसका हस्बैंड भी सर्जन है, वो भी लंदन सेटल्ड है। तो एक बेटा है, वो बिज़नेस में उसको लगा दिया। तो आने वाले 2-3 साल में उसको टोटली हैंडओवर करके मैं पूरा अपना बाकी जीवन जो है समाज के लिए देना चाहता हूँ, अपने लोगों को उत्थान के लिए, जो उनसे हमसे जो बन पड़ेगा वो करने के लिए उस लाइन पकड़ लिया। इसीलिए हम चैम्बर का प्रेसिडेंट बनने आया। जी। चंद्रशेखर जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस वर्ष अंडमान मैराथन होगा?
मैडम मैराथन अभी 5-6 साल से नहीं हो रहा है। मैराथन के लिए एक बड़ा बजट चाहिए। जी। वो बजट को अभी हम लोग को प्लानिंग नहीं किया है। नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग में ज़रूर है। जी। इसके अलावा हमारे पास में एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया है कि जो 62 साल का चैम्बर होने के बावजूद भी हमारा अपना ओन बिल्डिंग नहीं है। जी। हम रेंटेड ऑफिस से बैठते हैं। जी। तो इस बार सभी का डिमांड है कि हम कोई सूटेबल लैंड को आइडेंटिफाई करके परचेज करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक अपना ओन बिल्डिंग बनाए। जी। तो उसमें कार्यरत हूँ। मैराथन डेफिनेटली टूरिज्म एक्टिविटीज़ हमारे दिमाग में है कि छोटा छोटा टूर्नामेंट कराए, वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराए, फुटबॉल टूर्नामेंट कराए, क्रिकेट टूर्नामेंट कराए। तो हमारे जो यूथ विंग के थ्रू में हम इसमें अग्रसर है, कार्यक्रम कर रहे हैं। जी। मैराथन को भी हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करें, क्योंकि हमारा मैराथन जो है थोड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता था। जी। इसमें धावक लोग जो इंटरनेशनल धावक लोग आता था, जी। तो ज़्यादातर कीनिया से धावक आते थे, तो उसको प्राइस मनी भी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, तो उसका पब्लिसिटी भी ज़्यादा करना है। एक 4-5 महीना पहले से ही प्रोग्राम करना पड़ता है। जी। जी। तो इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर ज़रूर डेफिनेटली ज़रूर करेंगे। जी। यदि कोई चंद्रशेखर जी, यदि कोई जो है चैम्बर का मेंबरशिप लेना चाहे और आप जो है और नई मेंबरशिप अगर चाहते हैं या बढ़े, तो इसके लिए जो है चैम्बर की तरफ से क्या किया जा रहा है? मेंबरशिप तो हमारा ज़रूरतमंद है मैडम। हर बिजनेस कम्युनिटी को हम अपने चैम्बर के अम्ब्रेला के दायरे में लाना चाहता है। जी। मेंबरशिप कमेटी बनाया हुआ है। वो डिगलीपुर से लेके कैम्बल बे तक का विजिट करते हैं। जी। उनसे वहाँ बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं। वो जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है उनका जीएसटी और इनकम टैक्स पैन कार्ड का कॉपी लेके उनसे विलिंगनेस है तो फॉर्म भरवा के हम मेंबर बनवा रहे हैं उनको। जी। तो अभी और आप क्या देखते हैं कि भविष्य में जो है जो मेंबरशिप है वो और भी बढ़े और चैम्बर की और भी तरक्की हो? हम चाहते हैं कि इसमें जी। अभी तो 800 प्लस मेंबर्स है, ये करीब हम 1500 के करीब पहुंचाना चाहते हैं। जी। जी। तो उसमें हमने एक कमेटी बनाया हुआ है, उस कमेटी उसमें काम कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होगा उतना ही चैम्बर और लोगों की भलाई में काम करने में हमें मदद मिलेगा। जी। जी। तो चंद्रशेखर जी, जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जो व्यापारी संघ के लोग हैं और जो उद्यमी हैं, नए उद्यमी हैं, उनको आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? हम इनको यही संदेश देना चाहते हैं कि ये फेयर प्रैक्टिस करें। कोई गलत तरीका ना अपनाएं कि कोई शॉर्टकट में बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जी। तो एक फेयर प्रैक्टिस करें। हमारा प्राइम मोटो अपने लिए पैसा कमाना है तो समाज के लिए पैसा खर्च करना भी है। जी। तो समाज के हित में ही हमें काम करना चाहिए। अपना हित तो चाहिए, अपना फैमिली का तो प्रायोरिटी है ही है। जी। बट जैसा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का विज़न है, नेशन फर्स्ट, फैमिली सेकंड, थर्ड अपना खुद का। तो हम भी अपने बिजनेस कम्युनिटी को यही हमेशा कहते रहते हैं कि आप एक फेयर प्रैक्टिस पे चलिएगा, कोई गलत तरीका ना अपनाएं, और जितनी सोसाइटी को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने स्तर पर, जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर अपने जीवन में अगर हम 10 लोगों को भी प्रमोट करके इंडस्ट्रियल बना दिया तो वो 10 जन 10-10 एम्प्लॉय देगा तो 100 एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। जी। तो इस पे हम सबसे आग्रह यही करते हैं और हमारे सारे मेंबर्स उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। इसीलिए यहाँ इतना एस्टेब्लिशमेंट आपको दिख रहा है। दुकान जो है अभी 800 से ऊपर मेंबर हो गया, दुकान भी करीब 2000 से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट यहाँ खुल रहा है। हम क्या ना ट्रैवल्स के ऑफिस खोलने में, एडवेंचर स्पोर्ट्स में, जी। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स भी एक बहुत ही अच्छा सराहनीय ये है जो हमारे पास है। ये बहुत कम देशों के पास ये है जो हमारे पास में जो कोरल्स है, जो हमारे पास फिशिंग की जो स्पीसीज़ है, 1200 से ज़्यादा स्पीसीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग अब उस स्तर तक नहीं पहुँचे जिस स्तर तक कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम खा जाए। तो आने वाले कुछ सालों में हम ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पहुँचाएगा जो एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। जी। तो चंद्रशेखर जी, आज आपने हमसे मुलाकात की, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैडम। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को बुला के दूरदर्शन में इंटरव्यू देने के लिए मैं दूरदर्शन का और आपका आभारी हूँ। जी। मैं आपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। दर्शकों, जिंदगी एक सुंदर सफ़र है जो अनुभवों और सफलताओं से भरी होती है। तो आप भी अपने अनुभवों को बढ़ाइए और अपने जीवन में सफलता हासिल कीजिए। इसी विचार के साथ आज के इस कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।